हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अभी तक जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है आज जो है हम लोग उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे एंड विल मेक श्योर कि जो भी हुआ है अभी तक क्लास में उससे पूरा एक एग्जाम ओरिएंटेड जो है एक सेशन हो जाए, जिससे आप लोग एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंट फील करो एंड क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है ना। तो हमारा मुद्दा रहेगा दो चैप्टर, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने पूरा खत्म किया है एंड अदर देन दैट जो है हम लोगों ने एग्रो इनकम पूरा खत्म किया है एंड अपना एग्जाम्शंस खत्म किया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये पोर्शन को कंबाइन करके जो है हमारा 25 मार्क्स तक का कवरेज रहता है, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक्स मिला के आपका अप टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है एंड एग्रो इनकम एंड एग्जाम्शंस मिला के आपका रफली अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल में जो है ये 25 मार्क्स तक का कवरेज आपको देगा। ठीक है, तो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस में एक टॉपिक जो है हमारा रह गया था विच इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो देखो हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या पढ़ा कि रेसिडेंट कौन है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन है। और हम लोग को पता है कि रेसिडेंट वो होता है जो सेक्शन 6(1) के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सर कौन सा 6(1) का कंडीशन, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर उसको रहना है, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना है एंड अपना उसके प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज और मोर रहना है। अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई बंदा सेटिस्फाई करता है तो दैट पर्सन बिकम्स द रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। तो अभी सर हम लोग पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ के आए तो हम लोग को पता नहीं चला सर कि पढ़े क्यों। आपने बोला था कि जो रेसिडेंट होता है वो इंडिया में टैक्स देता है। तो देखो ये चैप्टर उसी से डील करता है कि जो रेसिडेंट है या जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ये होता है 6(1) के कंडीशन को सेटिस्फाई करके एंड ये आप बनते हो जब आप 6(6) के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि प्रीवियस 10 इयर्स में 2 साल रेसिडेंट वाला कंडीशन एंड आपका एक है कि प्रीवियस 7 इयर्स प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीसीडिंग 7 इयर्स में 730 डेज और मोर वाला कंडीशन, दोनों को सेटिस्फाई करके जो है आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं ना। ये हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में देखे थे। तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन तीनों का टैक्सेबिलिटी अलग अलग तरीके का है। यानी कि ये मान लो कभी कभी इनकम इंडिया में अर्न कर रहे हैं बट रिसीव बाहर कर रहे हैं, या फिर इनकम अर्न बाहर कर रहे हैं रिसीव इंडिया में कर रहे हैं, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि इनकम अर्न एंड रिसीव्ड बाहर हुआ है बट बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है कौन बंदा कहाँ पे टैक्स देगा, यानी कि इंडिया में टैक्सेबल कौन सा इनकम होगा, बाहर वाला या घर वाला, एंड इंडिया में टैक्सेबल किनका इनकम नहीं रहेगा। तो हम लोग एक चीज देखेंगे इस चैप्टर में कि रेसिडेंट जो होता है ना वो हर वक्त उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का जो इनकम है वो हर वक्त जो है इंडिया में टैक्सेबल रहता है। क्या होता है, हर वक्त जो है इंडिया में टैक्सेबल होता है। अभी हम लोग जो है यही देखने वाले हैं कि अपना इनकम का टैक्सेबिलिटी जो है कैसे होगा, और हम लोग इस पे जो है तुरंत इलस्ट्रेशन भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, सो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल पहले से बना के रखा है। ये जो है हमारा सेक्शन 5 का टेबल है। यहाँ पे एक छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया है कि ये हो जाएगा अपना लास्ट वाला नॉन रेसिडेंट, यानी कि आपने 6(1) के कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया। ठीक है, ये वाला जो है हो जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मैं एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो जाएगा आपका नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो आपको 6(6) का कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो आपको 6(6) का कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अगर आप रेसिडेंट बन गए और 6(6) का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। अगर आप रेसिडेंट बन गए और 6(6) का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाओगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सर ये चक्कर क्या है, ये होता क्या है? देखो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन ऑलरेडी बनाया है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डेज का काउंटिंग कैसे करते हैं। तो आप एक बार जो है वो प्लेलिस्ट रेसिडेंशियल स्टेटस वाला रेफर करिएगा, उसमें जो है हम लोग 3rd या 4th लेक्चर में ये पार्ट कवर किए डिटेल में। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो अभी इस पे डिबेट ना करके हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इनकम का ट्रीटमेंट कैसे होगा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो मान लो
मान लो कि एक ऐसा इनकम है जो अक्रू एंड रिसीव्ड हुआ इंडिया में, यानी कि मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो इनकम अर्न करता है सैलरी से एक इंडियन कंपनी से, और वो सैलरी उसको इंडिया में रिसीव हो जाती है, यानी कि उसका बैंक अकाउंट में। तो चाहे मिस्टर एक्स ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, चाहे मिस्टर एक्स नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, या फिर हमारा मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के केस में जो है वो इनकम जो उसको सैलरी से मिल रहा है इंडिया में, अर्न भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, तो वो जो इनकम है टैक्सेबल इन इंडिया होगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा कि मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ। मूल मंत्र क्या है कि कभी भी किसी का भी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, तीनों में से किसी का भी अगर इनकम चाहे अर्न हो या रिसीव हो, दोनों में से कोई भी हो गया, देखो दोनों हो गया तो इंडिया में टैक्सेबल हो गई, बट दोनों में से अगर कोई भी एक भी हो गया ना, तो भी इंडिया में तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, चाहे अर्न हो चाहे रिसीव हो, बोथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो या अर्न हो या रिसीव हो, सबके केस में, तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। देखते तो देखो, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, यानी कि पैसा बाहर कमा रहा है, ठीक है, बट रिसीव हो रहा है इंडिया में। ठीक है, मान लो कि एक बंदा था जिसने यूएस के शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, वहां से रिटर्न मिला, बट उसको इंडिया में ये इनकम जो है रेमिट मतलब मिल गया, रिसीव हुआ इंडिया में। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो हमारा, मैंने क्या बोला, या तो अर्न होना चाहिए या तो रिसीव होना चाहिए। अर्न या रिसीव दोनों में से कोई भी एक हुआ तो हम लोग इस इनकम को क्या करेंगे, इंडिया में टैक्स कर देंगे। तो इसके केस में इनकम अर्न तो नहीं हुआ इंडिया में बट रिसीव हुआ इंडिया में। देखो, तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी ये टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी ये टैक्सेबल होगा, एंड नॉन रेसिडेंट के केस में भी ये टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा, इंडिया में, यानी कि इंडिया में आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। ठीक है, नंबर 3 देखो, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अभी ये बंदे को इनकम जनरेट हो रहा है इंडिया से, इनकम जनरेट हो रहा है इंडिया से, बट ये बंदा जो है इंडिया के बाहर है और उसको रिसीव बाहर हुआ है। तो मैंने क्या बोला, चाहे अर्न इन इंडिया हो या रिसीव इन इंडिया हो, चाहे अर्न इन इंडिया हो या रिसीव इन इंडिया हो, हम लोग दोनों के केस में क्या करेंगे, तीनों को टैक्सेबल कर देंगे। यानी कि ये जो इनकम है ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, बोथ इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनओआर के केस में भी एंड नॉन रेसिडेंट के केस में भी। सर हम लोग को ना थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, समझ सकता हूँ। अभी देखो नीचे एक इलस्ट्रेशन रखा है बड़ा सा, जिसमें ये जो पूरा फंडा है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद देख लो, एक बार रूल्स देख लेते हैं। मूल मंत्र क्या है कि चाहे इनकम अर्न हो इंडिया में चाहे रिसीव हो इंडिया में, दोनों के केस में ही है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हम लोग देखेंगे ही नहीं, हम लोग तीनों केस में टैक्सेबल कर देंगे इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये एक यूनिक केस है, इसमें क्या हुआ है, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इस बार ये एक ऐसा इनकम है जो ना इंडिया में अर्न हुआ है ना इंडिया में रिसीव हुआ है, बट जो इनकम एक्चुअली में जनरेट हो रहा है आउटसाइड इंडिया ना, उस बिजनेस या प्रोफेशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से। यानी कि मान लो जो मेन अपना कंट्रोलिंग बंदा है, जो ओनर है बिजनेस का, वो इंडिया में बैठा हुआ है, बट उसका बिजनेस चल रहा है यूके में, इनकम जनरेट भी वहां हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है यूके के बैंक अकाउंट में, बट धंधा कंट्रोल बंदा यहाँ से कर रहा है इंडिया में। तो इसके केस में अगर ये जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, अगर ये नॉन रेसिडेंट होता है, ओनली इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ये इनकम टैक्सेबल इंडिया नहीं होगा, बाकी किसी भी केस में जो है ये इनकम टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सॉरी नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल क्या है कि इनकम चाहे अर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसके केस में क्या हो रहा है कि इनकम इस बार जनरेट भी हो रहा है इंडिया के बाहर, मिल भी रहा है इंडिया के बाहर, और धंधा कंट्रोल भी हो रहा है इंडिया के बाहर से। तो इसके केस में बस ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ही इंडिया में टैक्स देगा। अभी मैंने क्या बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हमारा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बेचारा जो है ना, वो हर केस में इंडिया में उसका इनकम टैक्सेबल रहता है, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, उसका इनकम जो है इंडिया में हर वक्त टैक्सेबल होगा। ठीक है, हर वक्त उसका इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, पर अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, तो आप बच जाएंगे, आपका इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, आप इंडिया में टैक्सेस देने से बच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। अभी देखो ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने इनकम अर्न भी किया था, रिसीव किया था आउटसाइड इंडिया में, यानी कि इंडिया से कोई रिश्ता ही नहीं आपका, आप कमा भी रहे हो बाहर, आपको मिल भी रहा है बाहर। तो इसके केस में देखो, अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ये नॉन टैक्सेबल होगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ये नॉन टैक्सेबल इंडिया होगा, बट अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुए तो आपको इस इनकम पे इंडिया में भी टैक्स देना होगा। समझ में आ रहा है?
एंड फाइनली किसी भी प्रीवियस ईयर का इनकम अगर आप अर्न रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया में और उसको आप किसी बाद वाले ईयर में इंडिया में मंगवा ले रहे हो, यानी कि रिमिट करवा ले रहे हो, तो इसके केस में जो है हमारा किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो इनकम बाहर का है, मिला भी बाहर है और वो भी किसी और प्रीवियस ईयर में मिला है। बाद में इंडिया में मंगवा लिया तो क्या होगा, जिस साल ये अर्न या रिसीव हुआ होगा उसी साल तो इस पर टैक्स लग गया होगा, तो दोबारा टैक्स करके क्या फायदा। तो इसके केस में जो तीनों के केस में हमारा ये इनकम जो है नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल को हम लोग मद्देनजर रखते हुए जो है एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिससे ये फंडा जो है हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है, ध्यान से देखना। तो बोल रहे हैं सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। सैलरी बोला है राम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम। तो मिस्टर राम हमारा एसएससी वो जो है हमको कुछ इनकम का डिटेल दिया है। अभी आपको बताना है कि राम का ये जो इनकम हो रहा है, राम का ये जो सारा इनकम हो रहा है, इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, इसका टैक्सेबिलिटी जो है वो कैसे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ जिससे मैं राम का इनकम को टैक्सेबल कर दूं तीन केसेस में। अज्यूम करते हैं कि राम सबसे पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दूसरा केस है कि राम को मान लो कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एंड थर्ड केस में बोला कि आप राम जो है वो अपना नॉन रेसिडेंट है। इन तीनों केस में जो है हमको बताना है कि राम ये जो इनकम अर्न कर रहा है तीनों केसेस में, इसका टैक्सेबिलिटी इंडिया में कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 1, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यू। तो मैंने क्या बोला कि जब भी इनकम अर्न हो या रिसीव हो इंडिया में तो तीनों के केस में टैक्सेबल कर दो। तो नंबर 1 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो यहां पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, यहां पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, यहां पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल। अब उसका धंधा नेपाल में है बट कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं। तो देखो हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर आप इनकम अर्न रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया बट आप बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो इंडिया से, तो जो है बस एक केस में नॉन टैक्सेबल होगा, तभी नॉन टैक्सेबल होगा जब आप नॉन रेसिडेंट है ना। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, हमारे 2 केसेस में टैक्सेबल इनकम हो जाएगा इंडिया में, यानी कि इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन नेपाल, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन नेपाल बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये केस है, मैं जस्ट समरी लिख रहा हूं, है ना। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट अगर भाव तो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव इंडिया। अब देखो ये जो इनकम है ये रिसीव भी हो रहा है बाहर और अर्न भी हो रहा है बाहर, बट जो पोर्शन इंडिया में रिसीव हुआ है वो तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। तो हम लोग यही करेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये कितना इनकम रिसीव हुआ है, कितना इनकम रिसीव हुआ है, 1/3। तो 1/3 ऑफ कितना, 1/3 ऑफ 30,000। तो ये जो भी आएगा उसको इंडिया में टैक्सेबल करो। तो 1/3 ऑफ 30,000 कितना होता है, 10,000, 10,000, 10,000। तो पकड़ के इंडिया में टैक्स कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा बंदा कुछ भी है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तीनों के केस में जो है अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो बंदे को जो है इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 4 देखो, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके। तो इस बार देखो बिजनेस इन मुंबई यानी कि बिजनेस इसका मुंबई में, यानी कि इनकम अर्न हो रहा है इंडिया में, कंट्रोल कहीं से भी, क्या फर्क पड़ता है, चाहे इनकम अर्न हो या रिसीव हो, तीनों के केस में टैक्सेबल होगा, है ना। तो नंबर 4 में क्या हो जाएगा, इनकम अर्न फ्रॉम मुंबई, इनकम अर्न फ्रॉम मुंबई। तो इसके केस में पूरा का पूरा टैक्सेबल, तो 1 लाख टैक्सेबल इन इंडिया, 1 लाख इसके केस में भी, 1 लाख इसके केस में भी। नंबर 3, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके। देखो अभी ये जो इनकम आ रहा है वो इंडियन प्रॉपर्टी से आ रहा है, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ये इनकम अर्नड इन इंडिया है, हाँ। तो इनकम अर्नड इन इंडिया, इनकम अर्नड इन इंडिया, तो फिर वापस से टैक्सेबल हो जाएगा तीनों केसेस में। तो 45,000, 45,000, 45,000। मूल मंत्र याद रखना, मूल मंत्र क्या है कि इनकम चाहे अर्न हो जाए इंडिया में, चाहे रिसीव हो जाए इंडिया में, दोनों के केस में क्या है, क्या करना कि चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, आपको तीनों के हेड में ही इंडिया में टैक्सेबिलिटी दिखाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर 6,
इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली। तो देखो इसके केस में अर्न तो बाहर हुआ बट रिसीव हो गया इंडिया में। मैंने क्या बोला कि मूल मंत्र है चाहे अर्न हो या रिसीव हो, टैक्सेबल करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या भी हो। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में कर देता हूँ, इनकम रिसीव्ड इन दिल्ली, इनकम रिसीव्ड इन दिल्ली। कितना है हमारा 1.5 लाख का इनकम है ना, तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। देखो नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा। अभी देखो ये एक ऐसा इनकम है जो कि इंडिया के बाहर अर्न हुआ है, रिसीव भी हुआ है इंडिया के बाहर। तो इसके केस में जो है बस ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, बाकी किसी के केस में भी इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। तो इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर इन लंदन कर देते हैं, इन लंदन। तो बस अपना ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर ही हर बार बिल फटता है, बाकी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट केस हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की। तो इसके केस में भी जो है इनकम अर्न हो रहा है बाहर इंडिया के और रिसीव भी हो रहा है बाहर इंडिया के। तो बिल किस पे फटेगा, बस ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में ही बिल उस पे फटेगा, बाकी किसी भी केस में जो है इनकम टैक्सेबल इंडिया नहीं होगा। तो इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन कहां पे, टर्की में। तो बस ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ही इंडिया में टैक्स देगा इस इनकम पे, दैट इज 10,000 रुपए। तो चलो अब टोटल करते हैं, देखते हैं कि अगर हमारा मिस्टर राम जो है ये अगर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता तो इसको कितना टैक्स देना पड़ता इंडिया में। तो गिनो टैक्सेबल इनकम कितना होता। तो इधर पे 1.4 लाख 10,000 यानी कि 1,50,000, 1,60,000, 2,60,000, 3,05,000, 3,05,000 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 3,05,000, 3,15,000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, कर लेते एक बार कैलकुलेट, प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000। तो 7,15,000 का जो इनकम है, 7,15,000 का जो इनकम है ये होगा आपका टैक्सेबल इनकम अगर आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो। यानी कि अगर राम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ तो उसका इंडिया में टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 7,15,000 रुपए। अगर राम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है, अगर राम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है तो कितना टैक्सेबल होगा देख लेते हैं। तो इधर 1.4 लाख, इधर 10,000, तो 1,50,000, 1,60,000, 2,60,000, 3,05,000, 3,05,000 और अपना प्लस 3,05,000 और यहाँ पे 1.5 लाख, तो 4,55,000। अगर राम जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ तो बस 4,55,000 ही जो है इसका टैक्सेबल इनकम होगा इंडिया में। एंड फाइनली अगर राम नॉन रेसिडेंट होता है तो उसका टैक्सेबल इनकम कितना होगा इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो देख लेते हैं। तो इधर 1.4 लाख, 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, 2,50,000, 2,95,000, 2,95,000 प्लस 1,50,000, तो 4,45,000 ये होगा टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। तो टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। तो देखो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, ये फंडा जो है क्या समझ में आया, ये सम करके समझ में आया कि अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है तो आपका टैक्सेबल इनकम इन इंडिया भी चेंज होता है। हमारे इस सम के केस में अगर राम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता तो 7,15,000 का टैक्सेबल इनकम तो उसको टैक्स देना होता। अगर राम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता तो उसको 4.55 लाख के टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना होता। और फाइनली अगर राम जो है नॉन रेसिडेंट होता तो उसको 4.45 लाख के टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना होता। तो अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वैरी करता है तो आपका टैक्सेबल इनकम भी वैरी करता है, देयरफॉर आपका टैक्स लायबिलिटी भी वैरी करता है। समझ में आया। तो इस चैप्टर का डील, ये चैप्टर इसी चीज से डील करता है कि आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम कैसे डिपेंड करेगा इंडिया में, ठीक है ना। तो ये इसके साथ जो है हमारा ये रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा फंडा खत्म होता है और ऐसे ही सम आपको जो है एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेशन आपको करवा दिया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। ये वाला सम जो है मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करा हुआ था, ये वाला जो सम यहाँ पे दिया हुआ है
तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस के 4th लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। ये एक बार मैं नंबर 2 दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 का सम है, जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का सम है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो मिस्टर दास has received the following amount during the previous year on March 31, 2024। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर। तो ये जो इनकम है अर्न भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया। तो इसके केस में हम यहाँ पे एक छोटा सा बना लेता है। तो अगर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ एंड नॉन रेसिडेंट हुआ, तो तीनों के केस में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 यहाँ पे टैक्सेबल होगा 22,500, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल क्योंकि अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो बिल बस ऑर्डिनरी रेसिडेंट के नाम पे ही फटेगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, तो अर्न भी हुआ इंडिया में, रिसीव भी हुआ इंडिया में, तो यहाँ पे जो है टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। फाइनली डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन चाइना, क्या फर्क पड़ता है, इनकम तो अर्न हुआ इंडिया में, अर्न तो हुआ इंडिया में, तो अर्न हुआ ना, अर्न या रिसीव दोनों में से कोई भी एक होगा तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25,000, 25,000, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम बांग्लादेश। अब क्या अज्यूम करें, देखो बोला नहीं है कि इनकम अर्न हुआ है, रिसीव हुआ है, कुछ बोला नहीं है, तो मान लेते हैं 4th केस में इनकम अर्न तो हो रहा है इंडिया में बट कंट्रोल हो रहा है बांग्लादेश से। तो अभी देखो अर्न हो या रिसीव हो इंडिया से, दोनों में से कोई भी एक होगा तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड नहीं करेगा, तीनों के केस में ही जो है टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो 37,500 जो है टैक्सेबल, 37,500 टैक्सेबल, 37,500 टैक्सेबल। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि ये इनकम अर्न या रिसीव कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट डाल देते हैं कि assuming such income is earned and received in India, ठीक है, such income is earned and received in India। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये जो है 10,000 अर्न इन इंग्लैंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज ब्रॉट टू इंडिया। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी और प्रीवियस ईयर में ये इनकम आउटसाइड इंडिया हुआ है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, बट रेमिट हुआ इंडिया में, तो ये तीनों के केस में नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। तो टोटल इनकम बोल रहे हैं कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, तो जीटीआई कंप्यूट करते हैं तीनों के केस में। तो हमारा जीटीआई होगा अगर बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो, और नॉन रेसिडेंट हुआ तो। देखते हैं जीटीआई कितना आता है। तो करते टोटल करो तीनों कॉलम को एक बार, तीनों कॉलम को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं। तो 22,500 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस हो जाएगा आपका 37,500। तो ये टोटल आ रहा है अपना 2,05,000। तो 2,05,000 हो जाएगा टैक्सेबल इनकम इन इंडिया अगर जो है मिस्टर दास ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ तो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो कितना टैक्सेबल होगा। तो 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस हो जाएगा 37,500 प्लस हो जाएगा कुछ नहीं, तो 1,82,500 होगा टैक्सेबल इनकम इंडिया अगर ये मिस्टर दास जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ तो। फाइनली नॉन रेसिडेंट के केस में देख लेते हैं। तो 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 37,500 और प्लस कुछ नहीं, तो सेम आ रहा है 1,82,500। तो अगर मिस्टर दास ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 2,05,000 हो जाएगा उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो कि इंडिया में टैक्सेबल होगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ या नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसके केस में जो है ये 1,82,500 होगा इस हमारे पर्टिकुलर सम में। तो ये मैंने लगे हाथ जो है आपका ये सम सॉल्व करके दे दिया। ये आपका ईयर में पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था रेसिडेंशियल स्टेटस के 4th वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम का कुछ क्वेश्चंस लिया यहाँ पे। तो देखो क्या क्या आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ एग्रो इनकम। अभी डेफिनेशन ऑफ एग्रो इनकम मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था 5 पॉइंट्स, वही 5 पॉइंट जो है आपको लिख के आना है कि एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, यहाँ पे लिख रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। आपको आंसर ऐसे लिखना है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, और उसके बाद वो 5 आइटम आपको लिख देना है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सर वो 5 आइटम क्या था एक बार दिखा दीजिए। तो देखो ये है वो 5 आइटम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्या क्या है कि इनकम ये वाला जो है हमारा एग्जाम्पल देख लो एक बार।
एग्जाम्पल क्या है, यही नोट था, और ये नोट मैंने आपके ग्रुप में भी दे दिया था कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, सॉरी मतलब आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा कि सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम एग्रो लैंड, रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम प्रोसेस टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, इनकम फ्रॉम एग्रो फार्म हाउस या बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर, फाइनली इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रो प्रोड्यूस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर फॉर रेंट इन काइंड। अभी देखो अगर आंसर 5 नंबर का हुआ तो आपको एग्रीकल्चरल इनकम को फर्दर क्लासिफाई करना होगा बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में। एंड आपको जो एग्रो फार्म हाउस है इसका इनकम कब एग्रो इनकम होगा, इसका टैक्सेबिलिटी भी आपको बताना होगा। यानी कि ये जो 10(1) का पूरा चीज है ये आपको लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। तो आपको लिखना है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम मींस नंबर 1 2, इसके अंदर लिख देना कि बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है 3 4 के अंदर लिख देना कि ये इनकम एग्रो इनकम तभी ट्रीट होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और फाइनली 5th पॉइंट। ठीक है, तो ये होगा आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर। अब तो आपको बहुत एग्जांपल्स पता है कि एग्जांपल ऑफ एग्रो इनकम बहुत सारा हो सकता है, तो ये आप एग्जांपल्स अपने आप से बना देना। सर क्या होता है एग्जांपल बता दीजिए। बहुत सारा इनकम हो सकता है एग्जांपल, मान लो यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम रेंट डेराइव फ्रॉम एग्रो लैंड इन इंडिया, या फिर सेलिंग फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, या फिर मान लो सेल ऑफ फ्लावर्स ग्रोन इन पॉट्स एट द रूफ, या फिर ऐसे करके आपको जो मैंने बहुत सारे पॉइंटर डिस्कस किए थे आपको लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रो इनकम। अभी देखो इसका भी मैंने आपको चार्ट में जो है दिखा दिया था कि कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया था ना पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स आपको बता दिया है कि ये 5 पॉइंट्स आर नॉन एग्रो इनकम, और ये आपके एग्जाम्स में पूछेगा भी। तो क्या कहता है बी हाइविंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर, सिल्क फार्मिंग और सेरीकल्चर। ठीक है, ये जो है हमारा नॉन एग्रो इनकम बन जाएगा। उसका देखो 4th क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मिस्टर कृष्णा दरीपा इंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी फर्निश द फॉलोइंग। अब देखो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी बोला है, याद है एक टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे पार्टली एग्रो एंड पार्टली नॉन एग्रो, पार्टली एग्रो एंड पार्टली नॉन एग्रो, ये वो वाला चीज मेरे को दिख रहा है, तो ये वही वाला है। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो इंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो उसके केस में 60% ऑफ द इनकम इज एग्रो इनकम एंड 40% ऑफ द इनकम इज नॉन एग्रो इनकम। ठीक है, तो हमारा जो है ये देखो सेल ऑफ टी, तो मान लेते हैं ये टी लीव है। ठीक है, ये टी लीव्स है, तो ये जो है ये हो जाएगा 100% एग्रो इनकम, क्योंकि यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ हुआ ही नहीं, तो 100% एग्रो इनकम ये हो जाएगा। एंड ये वाला जो है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ टी 5 लाख का, ये जो हो जाएगा अपना, अच्छा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो आपको जो है अच्छा ये अलग केस हो गया, यहाँ पे माई मिस्टेक, ये थोड़ा सा अलग केस हो गया। यहाँ पे जो है आपको एक तो इनकम दे दिया और उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर दे दिया। अच्छा ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया है, बोल रहे हैं कि मिस्टर कृष्णा दरीपा इंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ठीक है, सेल ऑफ टी एंड आपका ग्रोइंग एंड, अच्छा देखो ये एक अलग तरीके का सम है, ये जनरली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछता है, हम बता देते हैं फिर भी सम को कैसे करना है। अगर हमारा बिजनेस होता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो इसके केस में 60% को हम लोग एग्रो इनकम बोलते हैं, 40% को नॉन एग्रो इनकम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो सम दिया है ना, ये बेसिकली आपको बोल रहा है कि आपने सेल किया है टी का और आपका ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतना था। ठीक है, तो ऐसे सम में जनरली ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको बता देते हैं, नॉट इन एग्जाम, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे सम्स के केस में आपको 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, 2 ट्रेडिंग नहीं 2 पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, 2 प्रॉफिट और लॉस। एक आपको बनाना पड़ता है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, दूसरा बनाना पड़ता है नॉन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो जो एग्रो के खर्चे हैं उसको हम लोग एग्रो पीएल में डालते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग पीएल में डालते हैं, और दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे था बोल के मैंने डिस्कस कर दिया, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ सम इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका जो है कैसा देगा, आपको एक लिस्ट ऑफ इनकम दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें से एग्रो कितना नॉन एग्रो कितना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम आर ट्रीटेड एज एग्रो इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम। तो देखो डिस्कस करते हैं, तो एग्रो इनकम क्या है, वही 5 चीज जो आपके वो चार्ट में दिया हुआ था। क्या सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 चीजों में से किसी भी एक ही चीज से आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिक्विजिशन ऑफ लैंड विच हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी कि गवर्नमेंट ने, ये रिक्विजिशन नहीं होगा, ये एक्विजिशन होगा, ठीक है, ये एक्विजिशन होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने आपका लैंड को एक्वायर कर लिया एंड उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन दिया। मेरे को बताओ क्या ये रेंट है? नहीं, रेंट फ्रॉम एग्रोलैंड नहीं। क्या ये फिनिश गुड्स बेच के आपने एग्रो इनकम कमाई? नहीं। क्या आप बेसिक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके इनकम कमा रहे हो? नहीं। या फिर कोई भी उन 5 हेडिंग्स में से, वो 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। तो इसके केस में जो है ये हमारा नॉन एग्रो इनकम हो जाएगा, ठीक है। आपको हर बार ऐसे क्वेश्चंस में पूछना है कि क्या वो 5 में से कोई भी एक पॉइंट है ये वाला, अगर होगा तो एग्रो, अदरवाइज नॉन एग्रो, ठीक है। नंबर बी देखो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी हुज मेजर इनकम कंस्टिट्यूट्स एग्रो इनकम। क्या वहां पे डिविडेंड वाला पॉइंट कवर था? क्या डिविडेंड था? नहीं, रेंट था। तो अगर ये डिविडेंड की जगह रेंट होता तो फिर भी हम लोग सोच सकते थे, बट ये डिविडेंड है तो इस केस में ये नॉन एग्रो इनकम हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 देखो, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। अभी देखो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हुआ है, यानी कि बेसिक ऑपरेशन कुछ हुआ नहीं, यानी कि एक्सक्लूसिवली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुआ है। जब मैं आपको एग्रो इनकम पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया कि अगर एक्सक्लूसिवली जो है हम लोग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं तो ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं नॉन एग्रो इनकम, यानी कि बेसिक ऑपरेशन किया नहीं है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से ही हो गए नॉन एग्रो। एंड टू बी प्रिसाइज, ये तो स्पॉन्टेनियस ग्रो है, इसमें सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी कुछ नहीं हुआ है, घास कटवा के बस बेच दिया, ठीक है। तो बस कटवा के बेचने तक का प्रोसेस है, तो ये नॉन एग्रो इनकम होगा। ये एग्रो इनकम तब होता जब वो घास उगाया होता, बाय टिलिंग ऑफ लैंड, बाय सोइंग ऑफ सीड्स, तब होता ये एग्रो इनकम। ये स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है तो नॉन एग्रो इनकम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ठीक है। डी देखो, इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इस बार टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, तो इसके केस में होगा 60% एग्रो एंड 40% जो है नॉन एग्रो, ठीक है। ये पार्टली एग्रो पार्टली नॉन एग्रो वाला चीज है, ठीक है। इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस एंड पैडी प्रोड्यूस बाय द एसएससी, तो ये फुल्ली एग्रो इनकम है, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे? बस इतना ही? ओ नहीं, तो इसके साथ ये वाला सम समाप्त हो गया। देख लो सम का स्टैंडर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम पे, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये भी डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। ज्यादा सम बनाए रहेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, तो ए इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल फार्म entrusted with tilling of land, his remuneration is 15% of net profit। तो देखो ए इज एम्प्लॉयड, ए एम्प्लॉयड है, यानी कि ए को कुछ भी पैसा मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ सैलरी एंड नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो इसके केस में ये जो है एग्रो इनकम नहीं होगा, ये सैलरी इनकम होगा, ठीक है। सी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 12,000 फ्रॉम अ कंपनी हुज एंटायर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। क्या फर्क पड़ता है? डिविडेंड इनकम है ये हमारा एग्रो इनकम के डेफिनेशन से बाहर है, तो ये भी हो जाएगा नॉन एग्रो। सी देखो, डी ऑफ कोलकाता अर्न्स एन इनकम ऑफ 12,000 फ्रॉम एग्रो लैंड ओन्ड बाय हिम, ओके, एंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। वाओ, तो देखो मैंने क्या बोला वहां पे डेफिनेशन में, क्या था कि इनकम अर्न्ड फ्रॉम एग्रो लैंड। अब एग्रीकल्चरल लैंड के लिए दो चीज था कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड दूसरा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसके केस में जो पहला कंडीशन है कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लैंड तो बांग्लादेश में, देयरफॉर इसके केस में जो है ये नॉन एग्रो इनकम हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देखो, इफ रिसीव्स 600 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्री। क्या फर्क पड़ता है? क्या ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन कमा रहा है, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन कमा रहा है, वो 5 पॉइंट में से एक भी कवर हो रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन एग्रो। जी अर्न्स एन इनकम ऑफ 1200 फ्रॉम लीज ऑफ लैंड। अभी देखो ये रेंटल इनकम कमा रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में रेंट कवर्ड था। ये देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या बोला था कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रो लैंड, रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम, पहला पॉइंट जो है ये वाला देखो, रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रो लैंड। तो इसके केस में जो है हम लोग बोलेंगे कि दिस इज एग्रो इनकम, दिस इज एग्रो इनकम, क्योंकि लीज से ये पैसा कमा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही रिसीव्स 400 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का बात कर दिया तो ये नॉन एग्रो हो जाएगा।
अब क्वेश्चन समझ लो ना, ही रिसीव 400 अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन अरियर ऑफ रेंट, यानी कि इसका कुछ रेंट आउटस्टैंडिंग था, उस आउटस्टैंडिंग रेंट पे ये इंटरेस्ट कमा रहा है। अगर रेंट होता तो एग्रो इनकम होता, पर ये इंटरेस्ट ऑन रेंट है तो दिस इज नॉन एग्रो इनकम। ठीक है जी। देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, यानी कि इसने कुछ ट्रीज को रीप्लांट किया था एंड उसको उसने बेच दिया। तो देखो जो भी है रीप्लांटेशन में बोथ बेसिक ऑपरेशन भी होता है एंड सब्सीक्वेंट ऑपरेशन भी होता है। तो बेसिक एंड सब्सीक्वेंट ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग बोलेंगे ये एग्रो इनकम है। जी एच देखते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट विच आर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है तो एक्सक्लूसिवली जो है सब्सीक्वेंट ऑपरेशन ही हुआ है, बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इनकम इज अ नॉन एग्रो इनकम। आई देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी लीफ बेच दिया तो ये फुल्ली एग्रो इनकम है, ये फुल्ली एग्रो इनकम है। टी लीफ को बेच के जो पैसा आ रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी नहीं है जो 60-40 होगा, इस बार टी उगाए, टी का पत्ता कोई बेच दिए, ठीक है, तो ये फुल्ली एग्रो इनकम ही होगा, ये पार्टली एग्रो नहीं है। हाँ, एंड फाइनली जे देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जूट प्रोड्यूस्ड इन लैंड सिचुएटेड इन, अब देखो लैंड बांग्लादेश में तो नॉन एग्रो इनकम, ये इंडिया में होता तो एग्रो हो जाता। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस आज बनाया और जो भी अभी तक का डिस्कशन हुआ है उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए एंड आई थिंक ये सेशन के बाद आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जो है हम लोग के जो भी अभी तक टॉपिक्स खत्म हुए, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पकड़ूंगा, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड दैट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग अगला पढ़ने वाले। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू।